नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज कोरोना पे हम रोज चर्चा करते रहते हैं और कई सारे और सामाजिक विषय हैं जिस पे बातचीत हो सकती है। चार्जशीट फाइल हो गई दिल्ली में जो दंगे हुए थे, लेकिन आज एक दूसरा मुद्दा हम लेके आए हैं। ये हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आर्थिक पहलू है थोड़ा। दरअसल दोपहर में सुप्रीम कोर्ट की में एक सुनवाई थी। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज लिया जाए कि ना लिया जाए इसको लेकर के, क्योंकि जब से कोविड हुआ तो सरकार ने ये फैसला किया कि 6 महीने तक का मोरेटोरियम दिया जाएगा। जो लोगों के पास लोन है, वो टर्म लोन है, एग्रीकल्चर का या क्रॉप लोन है, तो उनको ये मोहलत दी गई। पहले 3 महीने की दी गई, उसके बाद 3 महीने उसको बढ़ा दिया गया कि इस दौरान आपको अपने EMI नहीं चुकानी है और उस 30 अगस्त के अंत के बाद आपको चुकानी है, लेकिन इस दौरान ब्याज उसमें लगता रहेगा। इसको लेकर के एक याचिका दायर हुई और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की अपनी ऑब्जर्वेशन में, वही ट्रिगर है इस शो को करने का। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्थिक पहलू से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। लोगों की जान ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे नहीं। तो अब ये एक विषय है, चूँकि बैंकों की सेहत की भी बात है और लोगों की सेहत की बात है, जान भी और जहान भी। इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे कि दरअसल ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन गया है कि किसकी बात सही मानी जाए। अपने अपने नज़रिए हो सकते हैं, लेकिन इस विषय को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बोझ आएगा अगर ब्याज नहीं वसूला जाएगा, और अगर ब्याज वसूला जाता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा और इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और अच्छी बात यह है कि पहले बैंकर रह चुके हैं, तो ये बहुत अच्छे से इस विषय को समझेंगे और हमें बताएंगे कि नज़रिया क्या होना चाहिए। इसके साथ ही गौरव वल्लभ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र के बड़े जानकार हैं। तो इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है कि इनसे भी समझेंगे किस किस पहलू पे क्या क्या करना चाहिए। हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RK बख्शी साहब भी हैं। इनसे पूछेंगे बैंकों के नज़रिए से, और इसके साथ ही सामाजिक पहलू समझने के लिए अभय दुबे जी हैं, प्रोफेसर हैं CSDS में, और rupiapesa.com के CEO मुकेश पांडे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट तो ये बताएंगे कि इस समय लोगों की स्थिति क्या है, मोरेटोरियम का क्या फ़ायदा है नहीं है, या ब्याज चुकाने में उनको कितनी दिक्कत हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ, लेकिन उससे पहले CII के बिल्कुल नए बने प्रेसिडेंट उदय कोटक, जो खुद में एक बैंकर हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बयान पे, RBI के इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन पे अपनी एक बात रखी। उसको सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। Please keep in mind that banks are intermediaries between depositors' monies and borrowers. So if we have a situation that borrowers get moratorium, banks have an obligation to serve depositors both on principal plus interest. Therefore, we cannot have a one-sided contract where we allow moratoriums on interest to the borrowing side, and of course, banks have a fundamental obligation to pay principal and interest to the depositors. Therefore, it cannot be an unequal game. People who are asking for moratorium on interest, please keep in mind that you also happen to be depositors somewhere. तो आपने सुना कि उदय कोटक जी अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से डिपॉजिटर्स भी इसमें एक स्टेक होल्डर है जिनकी चिंता करनी चाहिए। दरअसल गजेंद्र शर्मा एक आगरा के पिटिशनर हैं जिन्होंने पिटिशन दायर किया था और उसी पे आज सुनवाई थी। पहले RBI से जवाब मांगा गया था 26 मई को, तो RBI ने अपने जवाब में ये कहा था कि फोर्स वेवर ठीक नहीं है, इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं, बैंकों की हालत के लिए ठीक नहीं है। और उस रिप्लाई के बाद जो आज सुनवाई हुई उसमें ये बात रखी गई। सैयद जफर इस्लाम, एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे इसको हल किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी गई, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है, वो ऑब्जर्वेशन इंडिकेट ये करता है कि इसमें सरकार को आगे आना चाहिए और लोन वेवर तो ना कह के इंटरेस्ट वेवर देना चाहिए। उस बात को सुन के ऐसा लगता, मैं दर्शकों के लिए साफ कर दूं, ये फैसला नहीं था, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। अब यहाँ पे एक तरफ बैंक है और एक तरफ वो जो जिसने लोन लिया है वो है। क्या राय है आपकी? देखिए, आपने कोटक जी को सुना, वो बड़े पुराने बैंकर हैं
और मशहूर है, उनके एक क्रेडिबिलिटी, एक क्रेडेंशियल्स है और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। सबसे पहले बात कि आपको समझना पड़ेगा कि बैंक इंटरमीडियरी है, उसके पास डिपॉजिट आते हैं और उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट वो बैंक देता है। अगर वो बैंक वेव करता है, बैंक उसका लेंड करता है, उस डिपॉजिट जो आता है उसके पास, उस मनी को लेंड करता है। अगर यहाँ वेव करता है इंटरेस्ट को, तो वहाँ भी वेव करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप फोर्स करते हैं बैंक को कि 2 लाख करोड़ का आप ये जो है हरियाणा है आप अपने पर ले लो और इंटरेस्ट भी दो वहाँ पर, तो जाहिर है कि आप बैंक की हालत जो है खस्ता होगी। बैंक की खस्ता होगी मतलब फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारा कमज़ोर होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई के अलावा किसी और को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। आरबीआई रेगुलेटर है और इसको रेगुलेटर पे ही छोड़ देना चाहिए। इस पे अगर इस तरह की बातें होंगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये एग्जीक्यूटिव काम है और इसमें कोई जुडिशियल इंटरफेरेंस की जरूरत भी नहीं, इसलिए कोई लॉ से कोई अनफेयरनेस कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपके डिपॉजिटर्स का पैसा दिया हुआ और उस पर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है और उसी तरह से जब लोन दिया तो लोन पे इंटरेस्ट लेना है बैंक को। तो इसमें कहाँ इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप की जरूरत है। और चाहे सुप्रीम कोर्ट के, मुझे लगता है कोई ऐसे ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए। उनको सुप्रीम कोर्ट को इसको बिल्कुल सीधे सीधे छोड़ देना चाहिए रेगुलेटर्स पे, इसलिए कि अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटर्स की है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम रेगुलेटर्स अगर फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चलता है तो कल को आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो तब जाकर आप वही लोग जाएंगे कि अरे मेरे पैसे में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो आखिर बैंक कहाँ से देगी? आप उनको एक तरफ बोलेंगे पैसे मत दो, इंटरेस्ट वेव कर दो, तो वो किसको, बाकी लोगों को भी आप बता दीजिए भाई कि पूरे हिंदुस्तान में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा 2-3 महीने, 2 महीने के 2 क्वार्टर के लिए, और उस पर पैसा इनको भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो तो बैंक समझ सकता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि बैंक के साथ एक ऑब्लिगेशन है, बैंक ने डिपॉजिट लिया, उसको बैंक को ऑनर करना है लाइकवाइज। और उसके और पूरी चीजों को मुझे लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए आरबीआई, इसलिए कि छोटे छोटे इसमें इन्वेस्टर है, करोड़ों करोड़ इन्वेस्टर है, करोड़ करोड़ डिपॉजिटर्स है। अभी कोई 1-2 डिपॉजिटर तो नहीं, हर बैंक में करोड़ों डिपॉजिटर्स है, छोटे छोटे है, पेंशनर्स है। फिर उनका कंफर्ट और कॉन्फिडेंस जो बैंकिंग सिस्टम से गलत हो जाएगा, फिर वो छोटे छोटे जहां पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा रिस्की एसेट्स में लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? उनका भी नुकसान होगा, फाइनेंशियल सिस्टम्स का भी नुकसान होगा, जफर इस्लाम जी, कंट्री का भी नुकसान होगा। जफर इस्लाम जी, जब आप लोग किसानों का लोन माफ करते हैं तब आप रेगुलेटर की सोचते हैं क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ किसानों के लोन के बारे में है कि आप देखिए हमने जो किसानों के लोन भी माफ किए, लेकिन हमारा बराबर से कोशिश रहा अनलाइक ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज की किसानों की आमदनी बढ़ानी चाहिए। हमारी कोशिश शुरू से ये नहीं रही कि सिर्फ माफ करना चाहिए, हमने माफ किया है फॉर वो टेम्पररी मेजर है, लेकिन और वो सही ये भी नहीं तो टेम्पररी है, इसलिए कि वो नहीं, इसलिए नहीं, अग्रीड, ये भी टेम्पोररी है, लेकिन 6 महीने का इंटरेस्ट जो है आप देख रहे हैं, कुछ छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं, 2 लाख करोड़ आपने किसानों के जो वेवर हुए आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की है और ये हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने की है। 20 सालों से अगर इंटरेस्ट वेवर गिन लिया जाए देखिए टैक्स वेयर तो 72,000 करोड़ तो केवल चिदम्बरम जी के जमाने में किया गया था, उसके बाद टुकड़े टुकड़े में न जाने कितना किया गया है। ये आप नहीं कह सकते रकम कम थी नहीं, बट उसके हम उसके फेवर में नहीं है, जो वेवर जो इसमें लोन वेवर के फेवर में, बल्कि हम उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो भी जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, रिसेंटली भी लिए हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका सिर्फ यही कोशिश है कि उनकी आमदनी बढ़ा दो। लेकिन ये जो लोन वेवर जो है, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, और उससे देश की और जो उस स्टेट की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती है। ठीक है, गौरव वल्लभ जी से समझते हैं। गौरव वल्लभ जी, आरबीआई का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पॉइंट हो गया सर, दोबारा आते हैं और चर्चा करेंगे। गौरव वल्लभ जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट जो मोरेटोरियम है उस दौरान का इंटरेस्ट ना लिया जाए। इसमें 2 चीजें हैं, एक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दोनों की बात है, दोनों चीजें उसमें रखी गई हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि फैसला नहीं है, दर्शकों को मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा कि फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, इसमें 12 जून को जवाब दाखिल होगा सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, लोगों की स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, इनकी जान बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कह के इसको दरकिनार किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आज आपदा का समय है और आपदा के समय में 12 करोड़ 21 लाख लोगों की नौकरी सिर्फ अप्रैल में गई है, और जो बीते हफ्ते मई के लास्ट सप्ताह का जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा सीएमआई ने निकाला है, वो भी मतलब 0.04% की कमी है। तो इस भयंकर बेरोजगारी के दौरान
एक मध्यम आय वर्गीय जिसने अपने घर के लिए, वाहन के लिए लोन ले रखा है, वो कहां से नौकरी गई, और नौकरी है तो 50% उसकी सैलरी की रिट्रेंचमेंट हो गई, तो वो कहां से पैसा जमा कराएगा। यहाँ पे मैं सुन रहा था बीजेपी के हमारे मित्र को, वो कह रहे थे कि हम कृषि लोन का वेवर में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कोई वेवर किया भी नहीं, कोई भी एग्रीकल्चर लोन का। पर यहाँ पे 6 महीने अगर इस आपदा के समय आप इंटरेस्ट भी लोगे तो इसका फायदा कैसे पहुंचा लोगों को, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लोगे बाद में। तो आपने एग्जैक्टली किया क्या है कि 10 साल का जिसका लोन था उसको 10 साल 6 महीने कर दिया है, और ये 6 महीने का इंटरेस्ट आप आगे लेना चालू कर दोगे, ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी इस इंटरेस्ट के कारण। तो ये आपदा का कोई सॉल्यूशन नहीं हुई, ये सहायता नहीं हुई। दूसरी बात, मैं सुन रहा था बीजेपी के हमारे प्रतिनिधि को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये 2,77,000 करोड़ का बैंक में पिछले 6 साल में फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड। अगर वो फ्रॉड नहीं करते ना तो आज यहाँ पे ये पूरा लोगों को इंटरेस्ट वेव कर सकते थे। पिछले 6 साल में एनपीए ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आरबीआई का डेटा, एनपीए 423% बढ़े हैं पिछले 6 साल में। वो नहीं बढ़ाते ना आप 2.25 लाख से 9.5 लाख करोड़, तो ये आज आप आराम से वेवर कर देते। और जो आप ये बट्टे खाते में डालते हो ना, 2,66,000 करोड़ बट्टे खाते में डाले आपने। नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, जितने भी इनके पसंदीदा लोग हैं, सबके लोन बट्टे खाते में चले जाते हैं। पर एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का होम लोन, उसमें आप ब्याज पे भी ब्याज लोगे, क्या फिर ये सहायता कैसे हुई? आप ये कहिए कि हम तो आपके साथ बनियों की जैसे बर्ताव गौरव वल्लभ करेंगे जी, कि जो गौरव वल्लभ जी, लोग होते हैं ना। गौरव जी आपको पॉइंट हो गया। दूसरा सवाल मेरा छोटा सा ये है कि क्या ये भी हो सकता है कि उस 6 महीने के दौरान जिन लोगों के बैंक में एफडीज हैं वो ब्याज न लें? भाई दिक्कत तो सबके लिए है ना। फिर मैं बिल्कुल, आपने नीरज जी सही बात कही। एफडीज पे भी आपको बता रहा हूं मैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 2-3 महीने में एफडीज के ब्याज दर में 1.5% तक की कमी आई है। तो आप कर क्या रहे हो? मतलब पेंशनर जो है, जो सीनियर सिटीजन है, उनका दाल रोटी खाने का जुगाड़ उस एफडी के ब्याज से ही होता है, जिसमें 1.5% की कमी ऑलरेडी हो चुकी है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, ऑलरेडी आपने 1.5% कम कर दिया है, 1.5% कम कर दिया है ऑलरेडी, और कम करना है तो कर दो भैया। आपको लगता है कि सारे पेंशनर सड़कों पे आ जाए तो कर दो, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। आपदा का समय है नीरज जी, आज के समय आपको हर आर्थिक दृष्टि आपदा को ध्यान में रख के बनानी चाहिए। लोगों की नौकरी जा रही है, सैलरी कट हो रही है, अभी आपको हमारा हाथ पकड़ने की जरूरत है। आप यहाँ पे आके इकोनॉमिक्स और बैंकिंग मत छाटिए, क्योंकि वो बैंकिंग हमने आपकी उड़ान बैंकिंग देखी है, सरकार की उड़ान बैंकिंग, जहाँ पे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी बैंकों को चूना लगा के। गौरव जी, अरे डिबेट को थोड़ा सा अभी वहां मत ले जाइए सर, वो एक डिफरेंट इशू है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हमें मोहल्ले का मौका दिया जाए। हाँ, मैं आपको दूंगा सर। मैं एक बार जरा अपने बैंकर्स के पास चलता हूँ। हमारे साथ आर.के. बख्शी साहब हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। बख्शी साहब, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लोगों को 6 महीने तक ईएमआई ना भरने का एक प्रावधान किया गया, सुविधा दी गई कि 31 अगस्त तक आप अपनी ईएमआई ना चुकाएं, उसके बाद चुकाएं, लेकिन वो ब्याज के साथ होगी और ब्याज पे ब्याज भी लगेगा। दोनों इश्यूज है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस पे विचार होना चाहिए, सरकार जवाब दे कि वो क्यों लेना चाहती है ब्याज। अगर मोरेटोरियम है तो ब्याज मत लीजिए। बैंकों का तर्क ये है कि फिर हम एफडी पे भी ब्याज न दें, क्योंकि हमारा तो बिजनेस ये है कि हम ब्याज लेते हैं और ब्याज देते हैं। आपकी राय क्या है, बैंकों के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि 2,10,000 करोड़ का एस्टिमेटेड झटका है ये, अगर ये फैसला होता है तो। बख्शी साहब, जो समझ है, बैंकिंग समझ, वो प्रसारित किया, और वो क्रक्स ऑफ द मैटर है। लेकिन उसके अलावा भी कई मसले हैं। देखिए, दो व्यवसाय बख्शी साहब, आपका थोड़ा सा ऑडियो वीडियो में गड़बड़ आ रहा है, मैं रिकनेक्ट कराता हूं आपको, उसके बाद आता हूं। तब तक मैं मुकेश पांडे जी के पास चलता हूं। मुकेश पांडे जी, ये बड़ा सवाल है, क्या किया जाए?
आपके पास तो बहुत सारे रिटेलर्स आते होंगे, दुखड़ा रोते होंगे अपने लोन लेते समय चुकाने के लिए। बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस समय? देखो, हमें सिक्के के दोनों पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ बैंक है जिसके पास भी फिक्स्ड कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज हैं, ऑफिसेज के रेंट हैं, उनको वो भी बेल आउट करना है। तो एक तरफ ये कहना कि इस सिचुएशन में हमारे को इंटरेस्ट वेव कर देना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि हमने मोरेटोरियम अगर किसी बिजनेस ओनर को दिया है, इसीलिए दिया है बिकॉज बिजनेस शट डाउन है, नो वन इज वर्किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनको एक टाइम मिला पहले 3 महीने का, क्योंकि इट वॉज अज्यूम्ड कि हम 14 अप्रैल से काम शुरू कर पाएंगे, बट लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, इसी वजह से और फर्दर 3 महीने का मोरेटोरियम एक्सटेंड हुआ है, सो दैट इस 3 महीने में बिजनेस ओनर अपने काम को शुरू करे, इनकम जनरेट करें, फिर उसके बाद अगस्त ऑनवर्ड, आई थिंक सितंबर ऑनवर्ड फिर से ईएमआई दोबारा से चालू हो जाएगी, तो दे विल बी एबल टू पे ईएमआई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं पांडे जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि बाद में पे करेंगे, जो अभी गौरव वल्लभ कह रहे हैं जब नौकरी नहीं तो मैं बाद में कहाँ से चुकाऊंगा, ब्याज तो छोड़िए मूलधन नहीं चुका पाऊंगा मैं। क्वेश्चन तो ये यहाँ पे उठ रहा है सर। तो बैंकों के भी तो स्टाफ हैं, सैलरीज हैं, उनके भी जो भी उनके पे रोल पे जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज वर्किंग है, कितने हर बैंक के आप अगर चेक करते हो तो वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी इस टाइम पे किस तरीके से पे करें, उनके भी तो फिक्स कॉस्ट है बैंकों के। तो सरकार मदद करे ना। तो ये कहना कि वेव कर दो, जीरो मतलब वेव कर दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ इस टाइम पे। ओके, ये सोल्यूशन नहीं हुआ है, सरकार का इंटरवेंशन चाहिए। अभय दुबे जी, करना इज नॉट अ सोल्यूशन। मोरेटोरियम था, दे हैव गिवन मोरेटोरियम, अब रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन एक होना चाहिए, एक बारी सारी इंडस्ट्रीज को एनालाइज करके, जैसे ऑटो हाईली इम्पैक्टेड इंडस्ट्री है अभी इस टाइम पे, टूर एंड ट्रैवल हाईली इम्पैक्टेड इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री वाइज चीज़ों को एनालाइज करके कुछ बेल आउट पॉलिसी आनी चाहिए, सो दैट वो बिजनेस दोबारा से रिवाइव कर पाए। अरे जो बिजनेस के लिए बेल आउट की आप बात कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए क्यों नहीं आप ये बात कर रहे हैं कि उसको बेल आउट कर दें? 6 महीने के लिए तो बेल आउट मांग रहा है वो। आम आदमी के हिसाब से भी अगर नहीं, आम आदमी के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ एक बिजनेस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मैं आम आदमी की भी, जैसे किसी का होम लोन चल रहा है, उसकी ईएमआई जारी होगी, अभी उसकी नौकरी या जो भी उसको सैलरी 50% कट हुआ है, तो 6 महीने का बिल्कुल कंप्लीट मोरेटोरियम है। इस टाइम पे तो इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं कर रहा ना कोई बैंक सर, उसके बाद तो देना पड़ेगा ना प्रिंसिपल, वो 6 महीने बाद होगा। 6 महीने बाद तो हम देंगे ना। 6 महीने बाद होगा। अभी अगर हम बिल्कुल ही वेव कर दे तो बैंक की पोजीशन भी तो समझे। नहीं, केवल इंटरेस्ट वेव करना है, प्रिंसिपल नहीं। सिक्के के एक पहलू को नहीं देख सकते ना, सिक्के के दोनों पहलू को देखना बहुत देख के तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हमको फैसला एक पहलू पे लेना पड़ेगा, हम ले मतलब कोर्ट को एक फैसला लेना है, वो ये कह रहे हैं कि हमको एक चीज से माफी दे दीजिए, आप ब्याज मत लीजिए। मोरेटोरियम इज ठीक है, तो बैंक्स अपने कॉस्ट कैसे कवर करेगा? एनबीएफसी ने जो लोन ले रखा है आगे बैंकों से, क्या उनके इंटरेस्ट का वेवर का कोई प्रोविजन हो रहा है कि जो उन्होंने इंटरेस्ट देना है आगे बैंकों को वो भी पूरा माफ हो जाए? ठीक, अभय दुबे जी, क्योंकि कई ऐसे होम लोन ये जो एक लैप होंगे। ठीक है, मैं आता हूँ मुकेश जी, आता हूँ आपके पास दोबारा। अभय दुबे जी, ये बताइए कि ये जो एक विषम परिस्थिति खड़ी हो गई है कि इसमें फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस तरफ जाएं आप। बैंकों के सामने भी दिक्कत है कि वो अपना धंधा कैसे चलाएंगे अगर वो इस तरीके के झटका लें। अब या तो सरकार आ जाए इसमें कि हम ये 2,10,000 करोड़ का बोझ हम वहन करेंगे, उसमें भी बहुत भारी दिक्कतें हैं। आपकी राय क्या है? कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है या आपको लगता है कि बैंकों की तरफ थोड़ा ज्यादा सख्ती बरती जा रही है? नीरज जी, जो मैं कहना चाहता था वो बात दरअसल आपने पहले ही कह दी है। सर दोबारा कह दीजिए आप। सवाल अभी उठाया था कि जब मैं ये कह रहा हूं कि जब बड़े इंडस्ट्रियल लोन्स दिए जाते हैं, बड़े औद्योगिक कर्जे दिए जाते हैं सैकड़ों करोड़ रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के, और जब उनको वापस करने में दिक्कत आती है तो उन तमाम कर्जों को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। और उस रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया में हम सब लोग जानते हैं कि बैंकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और इस बात की कोई खबर भी नहीं आती कि उस फलाने लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, उसमें कोई बहस भी नहीं होती। ये एक बहुत ही स्वाभाविक रूप से चलने वाली एक
आर्थिक कार्रवाई के रूप में देखा जाता है कि भाई अगर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है तो उद्योगों को जो बड़े पैमाने पर कर्ज दिया गया है, अगर वो नहीं किसी वजह से दे पा रहे हैं तो उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, और उसमें ब्याज का भी नुकसान होता है और कभी कभी मूलधन का भी नुकसान होता है, अक्सर होता है मूलधन का नुकसान। यहां तो मांग केवल यह की जा रही है कि मूलधन का नुकसान ना हो, केवल ब्याज का नुकसान हो, इसकी मांग की जा रही है, और वो भी एक असाधारण परिस्थिति में की जा रही है, एक ऐसी परिस्थिति में की जा रही है जबकि सारे हिंदुस्तान में नौकरियों के ऊपर कोरोना की तलवार लटकी हुई है और बेरोजगारी की तलवार लटकी हुई है। अच्छा, ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार को निकलकर सामने आना चाहिए। ये जो 2 लाख करोड़ प्लस का जो बोझ है, ये सरकार को निकल के आना चाहिए कि भाई न बैंकों को कमजोर करना है और न जो सामान्य उपभोक्ता है जिसने अपने घर के लिए और अपने वाहन के लिए कर्ज लिया है उसको आफत में डालना है। यही तो पैकेज है जिसका मोदी जी ने ऐलान किया था। उस पैकेज में इसका इंतजाम होना चाहिए था, उस पैकेज में इसका इंतजाम नहीं किया गया। दरअसल उस पैकेज के अंदर ज्यादा राहत कम थी और स्पिन कम था, और हम और आप सब जानते हैं कि स्पिन को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पिन को हिंदी में झांसा कहते हैं। तो उस पैकेज में झांसा बहुत था। अगर मोदी जी को वास्तव में लोगों को राहत देनी थी तो उन्हें मध्य वर्ग को इस प्रकार के कर्ज के मॉरेटोरियम में बैंकों को सपोर्ट देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये बात कह दी है, ये बात तो बहुत दिनों से हम सब लोगों के बीच में चल रही है। आपको याद होगा जब कोरोना की शुरुआत में ही हम लोगों ने एक बहस की थी आपके ही चैनल पे, उस वक्त ईएमआई वालों को राहत देने वाली बात हुई थी। उसके बाद में जो स्टेट बैंक ने कहा कि भाई आप जो ईएमआई में मोरेटोरियम मिलेगा आपको ब्याज जरूर देना पड़ेगा, उसी वक्त से हम सब लोगों के बीच में ये बात चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी नहीं करता तो ये बात यहीं दब जाती। ये तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक प्रस्ताव की समीक्षा की है। जाहिर है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है सरकार के हर प्रस्ताव की समीक्षा कर सके। दरअसल सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का तथाकथित बहुत बड़ा पैकेज दिया है, इस पैकेज की समीक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा। वक्त इसकी समीक्षा करेगा और अर्थव्यवस्था की जो दुर्दशा है वो इसकी समीक्षा करेगी। जी ये तो हांडी का केवल एक चावल है। हाँ, बक्सी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, टेलीफोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बक्सी साहब के पास चलते हैं। बक्सी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है मोरेटोरियम के दौरान इंटरेस्ट को लेकर के, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर हम इसे परिप्रेक्ष्य में देखें, एक याचिका दर्ज हुई कि हमारा ब्याज मॉरेटोरियम में नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि प्लेंटिफ की जो भी याचना है उस पर जो भी रेस्पोंडेंट हैं उनके जवाब मांगे। उसने जवाब मांगे रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक ने कुछ जवाब दिए और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उसने लोन लेने ऋणी लोगों की तरफ एक सहानुभूतिपूर्वक अपना रुख दर्शाते हुए एक कमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, परंतु कोई फैसला नहीं हुआ है। और बैंक को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ऋणी लोग हैं, चाहे व्यवसायी हों चाहे व्यक्तिगत ऋण वाले लोग हों, उनको कोविड-19 में जो उनका नौकरी का नुकसान हुआ है या व्यवसाय का नुकसान हुआ है उसके लिए भरपाई नहीं मिलनी चाहिए। वो किस तरह मिलनी चाहिए, सवाल ये है। तो क्या बैंक एक सही संस्था है कि वो ऋण पर ब्याज माफ कर दे? बैंक भी एक व्यवसाय है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव व्यवसाय है, जो कि डिपॉजिटर, जो कि भारत के सबसे छोटे से छोटा आदमी, इस सुरक्षा के एहसास के साथ बैंक में पैसा रखता है कि मेरा पैसा और ब्याज मुझे टाइम पर मिलेगा। तो वो ऐसी संस्था को क्या हम वीक कर सकते हैं? बैंक अपना पैसा नहीं दे रहा है ऋण में, बैंक तो डिपॉजिटर्स का पैसा दे रहा है और डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को, डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करना रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी वो ये मानता है। एक बात तो ये है। तो बैंक, दूसरी बात, तो दो व्यवसायियों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक लॉ में कंसेप्ट आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बैंकों के बीच में और व्यवसायी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे ही बैंकों के बीच में और डिपॉजिटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई हस्तक्षेप इस तरह से शायद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा जानता है कि फंडामेंटल राइट्स या और किसी कानून के तहत क्या चीज आती है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बैंकों को एक डायरेक्टिव देना कि आप ब्याज बिल्कुल वेव कर दो इसके ऊपर, जबकि दूसरी तरफ उन्हें डिपॉजिटर्स को ब्याज देना है। बैंक एक ऐसी संस्था है जिन्होंने किसी स्टाफ का ले ऑफ नहीं किया, उनकी शाखाएं भी इस कोविड के दौरान पूरी खुलती रही हैं, उनके जो दूसरे खर्चे हैं इसका अर्थ है वो भी पूरे होते रहे हैं।
और बैंक एक ऐसी संस्था है कि ये सब जानते हैं कि वो ना डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट की सुरक्षा करने के लिए देश में फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन प्रदान करने के लिए कि डिपॉजिटर का पैसा संकलित करके वो जी, ऋणी लोग आर.के. बख्शी साहब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और ये एक बहुत लॉजिकल बात है कि बैंक तो अपना व्यवसाय कर रहा है, वो ब्याज लेता है और ब्याज देता है, उसका काम ही यही पैसा लेना पैसा देना, बीच का जो मार्जिन है वो उसका काम है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इंटरवीन करे, सरकार कुछ उसकी भरपाई करे तो बैंक है ठीक है, अगर आपको देना तो आप दे दीजिए, मुझे कोई फर्क पड़ता है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा जो सवाल बार बार उठता है कि जब आप लोग 95, 5, 85, 15 ये रिस्ट्रक्चरिंग वो रिस्ट्रक्चरिंग आप करते हैं तो यहां क्यों नहीं कर सकते भाई? ये भी तो वो उसमें तो सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, तो बैंक खुद ही कर लेते रिस्ट्रक्चरिंग बड़े बड़े लोन्स की। तो यहां पर अगर स्थिति ये है कि वो डिफॉल्ट करने लगेंगे तो रिटेलर का रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो रिस्ट्रक्चरिंग में किसी का विरोध नहीं है। ये जो प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये ब्याज मुझे ना देना पड़े ये सवाल है। बैंक तो खुद ही रिजर्व बैंक से बार बार मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का प्रावधान हमको दिया जाए। मॉरेटोरियम अपने आप में समुचित सफिशिएंट नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग में हम देख सकते हैं कि किस इंडिविजुअल व्यक्ति की, किस इंडिविजुअल व्यवसाय की क्या स्थिति है, उसके आगे आने वाले कैश फ्लो की क्या स्थिति होने वाली है, उसको कितना नुकसान हुआ है, तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग में, और रीस्ट्रक्चरिंग में जब भी होती है उसमें मॉरेटोरियम एक हिस्सा जनरली होता है, ब्याज को लंबे समय में देने का हिस्सा होता है। तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ कर दें तो ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है उसका जो ब्याज है वो मॉरेटोरियम खत्म होते ही फिर नहीं देना पड़ेगा। फिर बैंक उसको आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम दे सकता है, जिसमें धीरे धीरे करके ईएमआई को थोड़ा बढ़ा के उससे ले सकता है। जिस डिपॉजिटर की जैसी वस्तु स्थिति होगी, जैसा ठीक है बख्शी साहब, इसमें कई तरीके के कैलकुलेशंस हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, एक वो एकदम सिंपल सी फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत है, लेकिन अगर वो आप कह रहे हैं ना कि ईएमआई का ड्यूरेशन बढ़ा दें 20 साल की बजाय और ले, तो ये जो 6 महीने का मोरेटोरियम है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है ना, ये सर कम से कम 5-6 साल की ईएमआई बढ़ेगी, इस हद तक जाएगा मामला, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लोन साइज क्या है उस पर। तो एक चीज़ होती है आप हेयर कट लीजिए, लेकिन इसमें दोबारा आता हूँ मैं, अब जरा दोबारा डिबेट को ओपन करता हूँ। जफर इस्लाम, ये मामला ऐसा है जिसमें लगता है कि शायद सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एयर इंडिया रिपैट्रिएशन के लिए लोगों को लेने जा रही थी विदेश, तो मिडिल सीट खाली कराई गई थी कोर्ट के आदेश पर। अब आपने अभी इस समय भी जो एयरलाइंस चल रही हैं उनको डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि बीच वाली सीट खाली रखिए, उनको रैप अराउंड पहनाइए, पी किट के पहनाइए, ये सब डायरेक्शन दे रहे हैं ना प्राइवेट कंपनीज को। मल्टीप्लेक्स को आपने कहा ये बंद रखिए। तो जब ये काम आप दूसरे से करा रहे हैं तो उसका नुकसान भी तो हो रहा है ना। देखिए नीरज जी, 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि जैसे बख्शी जी कह रहे थे, जैसा और भी लोग कह रहे थे कि अगर मोरेटोरियम दिया तो मोरेटोरियम का मतलब डिफरमेंट होता है, वेवर नहीं होता है। तो सभी डिमांड कर रहे थे मोरेटोरियम के, किसी ने भी वेवर की बात नहीं की। वेवर का ये किसी ने सुप्रीम कोर्ट को अपील किया है या सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, लेकिन आप अगर बिजनेस कम्युनिटी से पूछेंगे तो सब उन्होंने थोड़ी राहत, टेम्पररी राहत चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ मोरेटोरियम, जो कि इसका मतलब होता है डिफरमेंट, उनका वेवर मतलब नहीं होता। तो वो सरकार ने किया, वो रेगुलेटर ने किया, आरबीआई ने। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये पैसा अगर सरकार, आप कह रहे हैं सरकार को देना, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, चाहे आप कहे, चाहे कोई भी कहे, ये हम और आपके जैसे जो भी लोग हैं, चाहे जो भी चैनल में बैठे लोग हैं, सभी के जो भी टैक्स पे करने वाला आदमी, टैक्स पेयर्स का पैसा है। अब टैक्स पेयर्स का पैसा है, सरकार के पास लिमिटेशंस भी है, रिसोर्सेज की भी लिमिटेशंस है। अगर इस तरह से वो हर चीजों पे बिना सोचे समझे हामी भरते रहे तो जाहिर है देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। तो इस चीज पे मैं अभी, इसलिए चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पे, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऑन द इश्यू ऑफ फेयरनेस, तो जितना फेयर आप इस चीज के लिए बोल रहे हैं उतना ही फेयरनेस जो है वो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट भी देना जो है वो भी फेयरनेस के कैटेगरी में आता है। कि जब उसके कॉन्ट्रैक्ट, बख्शी साहब जिन्होंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डिपॉजिटर विद बैंक एंड बैंक विद
जो बोरोवर के बीच में, तो वो उसको ऑनर करना जो है, अगर आप और इसको वेव कर रहे हैं तो इसको भी वेव करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ देना है तो फिर जाहिर है कि यहाँ पर नहीं दे सकेंगे। तीसरी बात जो मैं अहम बात करना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के, उनको याद दिलाना चाहते हो, एनपीए की बात कर रहे हैं, अगर वो अभी मालिया वापस आने वाला है, सारा भांडा खुलेगा कि किस तरह से आप लोगों ने देश के पैसे को लूटा है, और जो पलक चटर्जी से लेके और जिनको जो वहाँ 10 जनपद से फोन जाता था, वो सारी जो है इस देश के कोर्ट में सारी जो है डिटेल्स खुलेगी और पता चलेगा कौन कौन कल्प्रिट है और किस तरह से 2008 से 2012 के बीच में 4 साल में 32 लाख करोड़ का लोन जो है आनंद फानंद बांट दिया गया, जिसका अगर आप सारे लोन का अगर आप डिस्काउंट करें जो उसके डिस्काउंटिंग रेट से, तो आपको पता चलेगा 65-70% जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है एबिटा नेगेटिव है, मतलब वो लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन था। तो ये सारे जो एनपीए करने वाले, मैं तो इनसे पूछता हूँ कि इस वक्त जिसने लोन दिया है, क्या किससे पूछ के दिया, किसके कहने पे दिया, वो सब बातें आ गई हैं। आखिर आपने कभी देखा कि ये लोन पैसा कहाँ से लाएगा? जब पैसे एबिटा नेगेटिव है तो जाहिर है कि पैसा ये नहीं लेकर आ सकता है, और ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन डे 1 से था, एनपी होना था। अब एक बार जवाब लेता हूं, हम लोगों ने बार कैपिटलाइज नहीं कर सकते। देखिए, टैक्स पेयर्स का पैसा हमें एफिशिएंटली बैंक को मैनेज करना है। क्रेडिट ऑफ टेक हमारे समय में हुआ नहीं, तो जाहिर है ये वैसे प्रोजेक्ट है, और मेरा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर मैं आपको बताया तो डेट कर्ज करके रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की। मैं अपने मित्र को बोलना चाहता हूं कि जरा पढ़िए 2008 से 2012 के बीच में कैसे लोन दिए गए, डेट कर्ज की रिपोर्ट जरा पढ़ लीजिए, थोड़ा जानकारी होगा, बेतुकी बात करने से परहेज करेंगे, और कम से कम अपने 10 जनपद को जो गलत काम किए हैं उनको कम से कम कोसने का आपको मौका मिलेगा। और जहां तक किसानों की बातें कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए आपको, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट गर्दा खाती रही, डस्ट लगता रहा इनके यहाँ, कभी उनके बारे में सोचा नहीं, और ये लोन वेवर की बात करते हैं। जफर भाई, अब आप डिबेट को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। नहीं, वहां पर ले जाइए। आज इसको विषय में हम सीमित रखते हैं। गौरव वल्लभ, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, आप उधर मत जाइएगा पिछले उसमें। मुद्दा आज का जो है वो बिल्कुल साफ है कि क्या होना चाहिए, बैंक का भी हित हमें रखना है कि नहीं रखना है, बैंक क्यों इस बात के लिए। नीरज जी, मैं आपको 2-3 बातें बताना, आप मेरे को अनुमति दे रहे हैं? हाँ, नहीं, आप बोलिए। जफर भाई सुनिए, आप गौरव बोलिए। बोलिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा था नीरज जी कि देखिए, आपके पास अभी जो बेरोजगारी की दर है वो 24% है, जो ऑन एन एवरेज मोदी जी के जमाने में 8% थी, और जो यूपीए 1 और 2 में 2% थी। और परचेजिंग मैनेजर्स जो इंडेक्स की जो डाटा आया है, ये भाई साहब तो पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, वो कह रहा है 30 है, 30। इसका मतलब आने वाले 2-3 महीने में भी, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं जा रहा है, तो आने वाले 2-3 महीने में भी प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। ये पीएमआई का डेटा बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का मैं बता रहा हूं। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली नहीं है, सर्विस की पीएमआई सिंगल डिजिट में आ गई पहली बार, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 24%, और लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है वो निरंतर कम होता जा रहा। मतलब लोग अनिश्चितता के कारण, भय के कारण नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं, इच्छुक भी नहीं है। तो अब आप बताइए कि 6 महीने बाद वो कैसे ईएमआई देगा, या वो कैसे इंटरेस्ट देगा। अब ये मैंने एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रखा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा टैक्स पेयर्स का पैसा है। भाई साहब, टैक्स पेयर्स का पैसा 2,70,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 साल में। क्या वो आपका पैसा था कि टैक्स पेयर्स का पैसा था? वो भी टैक्स पेयर्स का ही पैसा था ना भाई साहब। 6,66,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए, तो वो बैंक से जब राइट ऑफ हुआ तो किसके पैसों से हुआ? भाजपा का पैसा था कि टैक्स पेयर्स का पैसा था? भाई साहब, एनपीए एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 30 जून को 2,24,000 करोड़ थे, जो 31 मार्च को 9.5 लाख करोड़। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आपको बता रहा हूं, नीरज जी, लोन एनपीए के बारे में आप उसके बारे में अपनी बात आप रख लीजिएगा, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जो भी आपको खंडन करना है कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट कर लेंगे जी। गौरव भाई जल्दी से कंप्लीट करें, मैं रिपोर्टल भी लेता हूं जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है कि 30 जून 2014 को सारे बैंकों का एनपीए 2,24,000 करोड़ था, जो 30 मार्च 2020 को 9.5 लाख करोड़
मतलब 423% की वृद्धि एज पर आरबीआई रिपोर्ट। एवरग्रीनिंग जब ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। थे छिपाने का काम हमने बंद कर दिया, पर्दा ढकने का काम बंद कर दिया। रुकिए एक छोटा मुझे ब्रेक भी लेना है। उससे पहले मैं, क्योंकि ये विषय यहीं पे क्लोज कर दूं, जफर भाई 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, आपको जो जवाब देना दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद चर्चा को मैं दूसरे में लेना। प्रोफेसर का काम है सही से एनालाइज करना। मैं तो अपनी बात बोलता हूँ, लेकिन आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अरे कम से कम इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में इतनी जानकारी सच्चाई से तो बताइए। अरे भाई साहब कमाल की बात है। अरे भाई साहब गलत बोलना छोड़िए, मालिया आ रहा है, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोन दिए गए और कहां। अच्छा ठीक है, ये वन ऑन वन आप लोग माल्या वाले में पता नहीं कहां पहुंचे, कोर इशू में नहीं है। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ एक छोटा सा। ब्रेक से लौट के आएंगे तो अभय दुबे जी के पास चलेंगे और पांडे जी के पास, कि ये एक ऐसी विषम परिस्थिति है जहां पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सिचुएशन है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अजीब से एक हालत बन गई है। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। हम ये चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है और उस ऑब्जर्वेशन के कई ग्राउंड दिए गए। मैंने अभी आपको एक बताया कि जब एयर इंडिया की फ्लाइट विदेशों से भारतीयों को लाने गई थी तो मिडिल सीट खाली की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था खाली रखिए उसको, हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो क्या ऐसे ग्राउंड पे ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, क्या फैसला लेगी और इसमें सरकार की कितना रोल हो सकता है, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आवाज अड्डा में। और आज हम बातचीत इस बात पे कर रहे हैं कि क्या जो लोन दिया गया था उसके लिए जो मोरेटोरियम है 6 मंथ का, उस दौरान ब्याज न लिया जाए। ये इस बात पे चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है और कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि ब्याज लेना और ज़्यादा हानिकारक होगा स्वास्थ्य के लिए, इसलिए इस पे आज बातचीत हो रही। दर्शकों को याद दिला दूं, ये फैसला नहीं है, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था सिर्फ एक। इस पे जवाब देगी सरकार। 12 जून को फिर से इसकी सुनवाई होगी, 12 तक इसका जवाब दाखिल किया जाएगा। अभय दुबे जी, एक सवाल ये उठता है कि ठीक है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सरकार को ये प्रयास करना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए, लेकिन सरकार की भी तो अपनी मर्यादाएं और सीमाएं हैं। उसके पास भी कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं कि हर इंडस्ट्री को देखिए तो मांगने के लिए खड़ी हुई है। पूरा देश चाहता है कि सबके हाथ में पैसा आ जाए, 7,500 रुपये सबके अकाउंट में कैश आ जाए। सारी इंडस्ट्री चाह रही कि रिस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए। इवन बैंक रिकैपिटलाइजेशन की बात आज कर दी गई कि पीएसयू बैंकों को फिर से रिकैप किया जाए। अभी पिछले 2-3 सालों में कितना लाखों करोड़ डाला गया है। तो सरकार की भी तो अपनी मर्यादा है भाई, वो भी कहाँ से देगी? हमारे आपके टैक्स से तो पैसा उसके पास भी आता है, तो वो भी तो एक दिक्कत की बात है। नहीं नीरज जी, आपकी बात सही है, परिस्थिति बहुत विषम है और सरकार के संसाधन सीमित हैं, असीमित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में सरकार को अपना एक प्राथमिकता क्रम तय करना पड़ेगा। एक प्रायोरिटी लिस्ट सरकार को बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले रियायत वो किन पर किन लोगों को देगी, कौन से तबके को देगी, कौन से सेक्शन को देगी, कौन सी इंडस्ट्री को देगी, सबसे पहले रियायत किसको दी जाएगी। अगर उस रियायत देने की प्रक्रिया में कुछ संस्थाओं को नुकसान होता है, जैसे कि मान लो बैंक हैं, जैसे कि मान लो वित्तीय संस्थाएं हैं या कोई और संस्था है, कोई नुकसान होता है, तो कौन सी संस्था कितना नुकसान एब्जॉर्ब कर सकती है, कौन सी संस्था कितना नुकसान सोख सकती है, ये सब ब्लूप्रिंट तो सरकार को तैयार करना होगा। सरकार का तो काम ही है। सरकार हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे क्षमतावान एजेंसी है। सब लोग उसी से मांग करेंगे, उद्योग भी उससे मांग करेगा, सामान्य व्यक्ति भी उसी से मांग करेगा, प्रवासी मजदूर भी उससे मांग करेगा और मकान के लिए कर्ज लेने वाला मध्यवर्गीय व्यक्ति भी उससे मांग करेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से दर्ज होनी चाहिए, कि यहां पर थोड़ा सा प्राथमिकता क्रम में विवाद छोटा आसामी बनाम बड़ा आसामी भी है। हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह की है कि इसमें जो छोटा आसामी होता है उसको जब मार लगती है तो बहुत, और उस मार पे जब रियायत मांगी जाती है तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसका शोर मचाया जाता है। चाहे वो छोटा आसामी किसान हो, चाहे छोटा आसामी प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो छोटा आसामी मध्य वर्ग का वो व्यक्ति हो जिसने कि कोई उपभोक्ता कर्ज लिया है या अपने मकान के लिए कर्ज लिया है। तो ये छोटा आसामी बनाम बड़ा आसामी में सरकार को ये तय करना पड़ेगा, क्या वो हमेशा बड़े आसामी को ही रियायत देती रहेगी, क्या केवल बड़े आसामी के लोन ही रीस्ट्रक्चर होते रहेंगे, या कभी किसी विशेष परिस्थिति में छोटे आसामी के लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी प्राथमिकता क्रम में उसका स्थान ऊपर करना पड़ेगा। जी बख्शी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही हो? तो मैं आपसे एक सवाल ही पूछना चाह रहा था। आ रही है जी, कि ये जो परिस्थिति है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं,
क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि बैंक कुछ बोझ उठाने की स्थिति में हो और इस दिशा में किया जाए? क्योंकि रास्ता तो निकालना पड़ेगा, एक साइड में हमको जाना पड़ेगा। कोर्ट की बात, जो भी फैसला आएगा मुझे नहीं पता, एक तरीका तो होगा ही होगा कोई ना कोई। देखिए, बैंक एक काउंटर पार्टी है बोरोवर की और डिपॉजिटर की दूसरी तरफ। तो बैंक को ये सीधे तौर कहना कि ये एक ना तो कॉन्ट्रैक्ट के कानून के हिसाब से, ना ही देश में जो व्यवस्था है और बिजनेस हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर हम देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की लोएस्ट रैंकिंग जहां पर है वो है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर है। चलिए वो बात भी अलग रखिए। अब बैंक, ये कौन डिसाइड करेगा कि दोनों पार्टीज में बैंक ज्यादा मजबूत और रिच है? जबकि अगर हम देखें, बैंकों की दो मुख्य श्रेणियां हैं, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक सब, उनको कितना कैपिटल सरकार दे चुकी है। कल पिछले 6 महीने पहले तक कितने सारे बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर थे, जो कि उन बैंकों की वीकनेस का प्रतीक है कि उनके पास कैपिटल पूरी नहीं है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब है, उनके एनपीए रेशियो बहुत बड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पब्लिक सेक्टर बैंक से एक हल्का उदाहरण है, लेकिन क्योंकि सटीक है इसलिए देना चाहता हूं, ऐसा ना हो बैंकों के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक में 1 बोतल खून उनसे लेने के बाद उनको 2 बोतल चढ़ाना पड़ता है, सरकार को फिर उनमें कैपिटल डालनी पड़ती है और बैंक वीक हो जाते हैं। तो आज वो जो कर्ज की जिनको जरूरत है उनकी सहायता करने लायक नहीं रहते। आरबीआई ने पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की रेस्ट्रिक्शन लगा दी। आज बैंक्स का कोई भी पैरामीटर देखें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के टोटल बैंक्स का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है। ये क्यों है कम? जबकि अगर इक्विटी का रेट अच्छा हो तो उसमें सरकार का भी लाभ है, कर्जदारों का भी लाभ है, डिपॉजिटर्स का लाभ है, क्योंकि वो बैंक अगर अच्छा काम कर सकेगा तो पब्लिक से वो कैपिटल रेज कर पाएगा, सरकार पे दबाव नहीं डालेगा और अपनी ऋण क्षमता को बढ़ा पाएगा। अगर इस तरह का बोझ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे डाला जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो ऑलरेडी वीक है उनका रिटर्न ऑन एसेट एकदम कम है, एनपीए रेशियो ज्यादा है, कैपिटल मार्जिनल है, कई बैंक अभी पीसीए से अभी बाहर आए हैं। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक का सवाल है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर ये करना तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाती है, ये कोर्ट के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन एक वो भी व्यवसायी है, ये फैसला करना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ये इतना सारा बोझ उठाने में सक्षम है, जबकि वो इस बीच में, तो ऐसे में हम संस्थाओं को वीक करेंगे, सिस्टम को वीक करेंगे। सॉल्यूशन निकलना चाहिए, बैंकों को रीस्ट्रक्चरिंग का एक प्रावधान देना चाहिए, बैंक रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और आपका ये ऐसा है कि 6 महीने के ब्याज से 4-5 साल ईएमआई नहीं बढ़ेगी। 6 महीने का ब्याज अगर 8%, जैसे होम लोन का ब्याज है 9% है, आज तो 7.5% भी ब्याज है, तो 7.5% या 8% ब्याज है और किसी का 5 लाख रुपए ब्याज है तो उसके ऊपर जो ब्याज है वो इतना 2,000 रुपए कुल ब्याज बनता है 6 महीने का। वो ब्याज आप कितने दिन में इंस्टॉलमेंट उसकी बढ़ेगी? 40,000 रुपए ब्याज 1 साल का, 20,000 रुपए ब्याज है। 20,000 रुपए में उसकी इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगी, 3 इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगी, या इंस्टॉलमेंट 100 रुपए से अमाउंट ज्यादा हो जाएगा उसका। इतना बड़ा प्रभाव नहीं आएगा उसका, लेकिन ये मान के चले कि हम संस्थाओं को वीक कर सकते हैं। मैं फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपने व्यक्तिगत ऋणी को या व्यवसाय वालों को, छोटे वालों को, बड़े वालों को, और मुझे नहीं लगता कि ये केवल छोटे वालों के लिए केस किया गया, ये तो एक जनरल केस है, तो उनको सहायता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सहायता का प्लेटफॉर्म बैंक का सेक्रीफाइस होना चाहिए? बैंक रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, ब्याज की दरें कम कर सकते हैं, ब्याज में सहूलियत दे सकते हैं, लेकिन एक एब्सोल्यूट वेवर मांगना ये संस्थागत विकास के लिए कितना उचित होगा, देश में बैंकिंग के विकास के लिए क्या हम सही प्रथाएं स्थापित करेंगे, मुझे इस बारे में बिल्कुल। बख्शी जी, आपने आपकी बात के 2 हिस्से में निकालता हूं। एक, आपने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, कुछ ब्याज को ट्वीक कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये गलत परंपरा जो इररिस्पेक्टिव सरकारें जहां से शुरू हुई है वो पड़ी हुई है, उसमें मैं किसी राजनीतिक दल को नहीं कह रहा हूं, ये लेकिन एक परंपरा चल पड़ी है कि वेवर कर दो, रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, माफ कर दो। समय कम है इसलिए मैं सॉल्यूशन की तरफ आता हूं।
पांडे जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या तरीका हो सकता है। एक तो जो बख्शी साहब कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग, तो अब अगर इतना कम लोन पे इतना कम ब्याज बन रहा है 20-40 हज़ार, तो उसको रिस्ट्रक्चर करके कौन सा बड़ा फायदा हो जाएगा। दूसरा मेरा कैलकुलेशन ये कहता है सर कि लंबा फर्क पड़ेगा। अगर आपका 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए का लोन है तो कम से कम 3 से 4 साल आपकी ईएमआई बढ़ेगी। पांडे जी, आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या? कौन इसको झेले, बैंक झेले, सरकार झेले, या आदमी की हालत को छोड़ दिया जाए? जी सर, देखो मैं सैलरीड क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास दोनों के हिसाब से बात करूं, अगर किसी का कोई भी लोन है, सपोज एक रफ आइडिया ले 50 लाख रुपए का लोन है, 10 साल का टेन्योर बचा है, 6 महीने का मोरेटोरियम लेता है, तो वो 3 से 4 साल का लोन नहीं बढ़ेगा, वो 6 से 8 महीने का इम्पैक्ट होगा। तो जो 6 महीना इधर जो कम हुआ है वो उधर 8 से 10 महीना एक्सटेंड होएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा। तो जो हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा ये 3 से 4 साल इम्पैक्ट होने वाला, वो इम्पैक्ट नहीं होगा ऑब्वियसली। आप नॉर्मल सिंपल कैलकुलेटर है, ईएमआई कैलकुलेटर, आप चेक कर सकते हो। किया क्या जाए सर देखो, मोरेटोरियम ऑफ लोन एक अभी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन एक बारी को इंडस्ट्री के हिसाब से या जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं उसके हिसाब से एक बारी बैठ के विचार विमर्श करने का समय है। इस पे एग्जैक्ट डिबेट देना कि क्या किया जाए बड़ा सर, मुश्किल है। यही तो इस समय की सबसे बड़ी डिबेट है। इसी पे तो हम माथापच्ची कर रहे हैं कि होगा क्या। देखिए, सिक्के के दो पहलू आप जो बता रहे हैं, उसमें एक पहलू पे फैसला होना है, एक पहलू पे फैसला होना है, वो उसमें अब कोई इब्बट नहीं रह गया है। वो पहलू क्या हो सकता है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना, हमको आपको नहीं करना है। क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या मान लीजिए जो भी फैसला आएगा, किसी भी कॉइन का कौन सा भी साइड आएगा, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। गौरव वल्लभ जी, आपकी बात से सहमत होते हुए मेरा सवाल ये है कि जो बख्शी साहब कह रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक परंपरा पड़ गई कि जब कुछ भी आए ना, बैंकों को गला दबा दो, उनसे लोन माफ कराओ, रिस्ट्रक्चरिंग कराओ, तरह तरह के हेयर कट, बड़े बड़े बालों को छोटा कर दो, छोटे के बाद गंजा कर दो, सब ये सब तरीके बैंकों के ऊपर अपनाए जाए बेचारे के ऊपर। उसमें एक डिपॉजिटर भी है, उसका एक इक्विटी इन्वेस्टर भी है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि भाई उसकी क्या गलती है। अगर स्टेट बैंक का कोई इक्विटी इन्वेस्टर है जिसने स्टेट बैंक का शेयर ले रखा है और उसके बैंक की हर 6 महीने बाद पिटाई हो जाती है, तो उसका क्या अपराध है भाई? उसने क्या अपराध किया है? शेयर लेके अपराध किया है क्या? नीरज जी, मेरा एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जी, और वो ये है कि हम सबको ये इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंक, ये सब छोटे जो मध्यम आय वर्गीय लोगों को जब भी राहत देने की बात आती है, ये सारा ज्ञान उस दिन ही याद क्यों आता है जब बड़े बड़े उद्योगों के राइट ऑफ होते हैं, जब किसी को याद नहीं आता, कोई नहीं बोलता। अभी आप रिकैपिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, 6,66,000 करोड़ राइट ऑफ किए, जिसके कारण आज रिकैपिटलाइजेशन, और रिकैपिटलाइजेशन में हम हमारा पैसा दे रहे हैं। उस दिन क्यों नहीं सरकार को याद आता कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। मेरा 2 सुझाव है, मैं सकारात्मक सुझाव दे रहा हूँ। पहला तो नीरज जी, ये जो ब्याज पर ब्याज तो एटलीस्ट इमीडिएटली बंद होना चाहिए, क्योंकि आप ब्याज पर ब्याज लेके आप लोगों को, मतलब मैं आपको कह रहा हूं, आप उनके समाधान नहीं कर रहे, उनको डबल उनको पेनल्टी लगा रहे। दूसरी बात नीरज जी, आप आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में पूरे देश को बनाना चाहते हो कर्ज निर्भर, और देश को कर्ज निर्भर बनाने के चक्कर में आपने बैंकों को बना दिया परमात्मा निर्भर। पिछले 1 साल में 2 बैंक तो परमात्मा को सिधार गए, आपको याद होगा, पीएमसी बैंक और यस बैंक परमात्मा के पास चले गए। तो बैंकों को आपको सही ढंग से पूंजीकृत करना पड़ेगा, और ये बट्टे खाते, ये फ्रॉड, ये एनपीए, ये बंद कराओ, और आपदा के समय सबसे वीक आदमी का हाथ पकड़ो। भले ही उसके लिए आपको 1 लाख करोड़ का आपको व्यवस्था करनी पड़े या 80,000 की करनी पड़े। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, भले ही वो मध्यम आय वर्गीय हो, एमएसएमई जिनके व्यापार ठप हो चुके हैं, 1/3 एमएसएमई पे परमानेंटली ताला लग चुका है, उनकी मदद करो। आज के समय हैंड होल्डिंग करने की जरूरत। जफर भाई, जवाब। देखिए नीरज जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि जो भी पैकेज अनाउंस किया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, किताब बंद कर रहे हैं। हम हालात को देखते हुए और भी अगर कुछ ऐसा फैसला लेना हो, जैसे कल लिया है कैबिनेट ने बहुत अहम फैसला लिया है, उसको भी देखते हुए तो कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पे लिया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी कुछ अच्छे फैसले आएंगे जब पूरे तौर से लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन
दो तीन अहम बातें कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सरकार 2014 से पहले बार बार गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं, हमारे मित्र प्रोफेसर हैं, उनको थोड़ा स्टडी ये भी करना चाहिए था कि एवरग्रीनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, लोन एनपीए को कवर करना, ये सब चीजें जो है उससे पहले होती थी। हमने ये फैसला लिया कि हम इसको कवर नहीं करेंगे, ढकेंगे नहीं, इसलिए टैक्स पेयर्स का पैसा है, देश का पैसा है, देश के मेहनत करने वालों का पैसा है। ये जो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको अपना पैसा समझ के, देश को अपना खजाना समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए हमने बैंकिंग सेक्टर को अपने हिसाब से जो सही तरीका है उसके नॉर्म्स के हिसाब से चलने का पूरा जो है जो लिबर्टी दिया, और हमने उसको बिल्कुल उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए आज जो है एनपीए, वही एनपीए जो पहले एवरग्रीनिंग की गई थी, वो बाद में राइट डाउन किया गया, और प्रोफेसर साहब समझते होंगे कि राइट डाउन को राइट बैक भी किया जा रहा है। जब रिकवरी हुई, 3 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है जो आईबीसी के द्वारा, तो उसको राइट बैक भी किया जा रहा है बैंकों के बैलेंस शीट में। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको समझना चाहिए कि देखिए, हम इसके खिलाफ नहीं है कि गरीबों की मदद करें, बिल्कुल, हम तो गरीबों के लिए सबसे पहला पैकेज लेकर आए, आगे भी हम उसके संकेत दे रहे हैं कि आगे भी लेके आएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश के जो जफर भाई, आरबीआई, उसको आपको जो रेगुलेटर्स है उनके ये देखिए बहुत आर्थिक बातें कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर चीज में हस्तक्षेप करे, मुझे नहीं लगता कि उसका दायित्व है। इसलिए कि यहाँ पर रेगुलेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेटर्स दोनों पहलुओं समझता है, क्या बेहतर होगा वो समझता है। मुझे लगता है कि राहत की जहां तक बात है, तो मैं राहत के लिए सरकार कमिटेड है कि गरीब आदमी जिसको राहत, फौरी तौर पर राहत चाहिए, वो जरूर दिया जाएगा। और आपके जो एमआई का कैलकुलेशन, मैं फिर से कहता हूं कि वो एमआई का कैलकुलेशन फिर से अच्छा होगा, करे तो शायद 5 साल के लिए नहीं, कुछ महीनों, 6 महीने, 8 महीने बढ़ता है एमआई जो बढ़ेगा। लेकिन और कुछ भी अगर ऐसी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो सरकार उस पर चिंता करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आरबीआई एक रेगुलेटर है, और रेगुलेटर जो इंडिपेंडेंट है, और उसको उसके इंडिपेंडेंस पे जफर भाई देखिए क्या है ना, मैं ये बात गौरव वल्लभ से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जब अपनी अपनी बारी आती है तो एक दूसरे की सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। मैंने एक शुरू में उदाहरण दिया था कि जब किसानों की कर्ज माफी का समय आता है तब आपको वोट दिखाई पड़ते हैं, तब आप माफ़ कर देते हो, सरकार उसका बोझ उठाती है। तो आज क्यों नहीं? आज 50 तरीके के हमें आप लॉजिक बता रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, इकोनॉमी है, बैंक है, और पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसको दूसरे ढंग से समझिए। मैं फाइनेंशियल मार्केट का आदमी हूँ, मैं सुबह शाम यही करता हूँ दिन भर। मैं भी मानता हूँ कि बैंकों की स्थिति बहुत है, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। लेकिन चूंकि अभी एक बात आई है और इसमें तरह तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे कि सरकार चिंता करेगी, ये भी देखना, देखिए कई पहलू इसके, टैक्स पेयर्स का पैसा है, सरकार चिंता करेगी कि इसके लिए कुछ जो बातें हैं उस पर क्या सरकार की तरफ से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आदेश आ सकते हैं, बैंकों के रेगुलेटर्स का भी एक ओपिनियन हो सकता है, बैंकर्स का भी ओपिनियन, और भी मार्केट प्लेयर्स उनका भी ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, अच्छा बस लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगा, देखिए आप जब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए। हमने शुरू से कोशिश की है कि फाइनेंशियल मार्केट को स्ट्रांग करेंगे, और जो गलत तरीके थे फाइनेंशियल मार्केट में उसमें जो है उसको सुधार लाएंगे। हमने सुधार लाने का काम किया है। बैंक एनपीए नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है इसलिए पुराने क्रेडिट जो दिए हुए हैं, क्रेडिट ऑफटेक अभी इस वक्त के नहीं है, पुराने हैं, उस लोन में एनपीए है, और हम रिकवरी आईबीसी के थ्रू रिकवरी कर रहे हैं। ये जफर भाई, समय मेरा खत्म हो रहा है, मुझे ब्रेक लेना है, समाप्त करना है शो को। हर सरकार में ये होता है, और जो बख्शी साहब ने एक बात कही बहुत सही कि देखिए एक परंपरा बन गई हमारे देश में कि कुछ भी हो तो रिस्ट्रक्चर करो, ये करो, ये एक गलत परंपरा है, इसको तोड़ना चाहिए। और ऐसी विषम परिस्थितियों, अभूतपूर्व, अकल्पनीय सिचुएशन के लिए हमको व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के कल्पना में नहीं थी कि ऐसा कभी हो सकता है। इस दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए, ना कि रेगुलर बेसिस पे। बहरहाल कोई इसमें जजमेंट नहीं है, किसी को पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन था, इसलिए हमने इस पर चर्चा की, और दोनों पहलू बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक तरफ बैंक की सेहत की बात है, और एक तरफ आम आदमी जो लोन लेके बैठा उसकी सेहत की बात है। फैसला जो भी आएगा मानना पड़ेगा, और उस पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो 12 जून को याद रखिएगा, सरकार अपना रिप्लाई दाखिल करेगी, और उस रिप्लाई के दिन हम एक बार फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि सरकार की सोच क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।